बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आप तमाम दोस्तों की तशरीफ़ आवरी का। कल रात की तारीकी में जो ज़्यादती उस सियासी जमात ने की है जिस सियासी जमात के नाम में इंसाफ लिखा हो, जिसने वादा पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम से इंसाफ का किया हो, रोज़गार का किया हो, गुर्बत को मिटाने का किया हो, जब वो सियासी जमात ऐसे ऐसे यू टर्न लेती है इक़्तिदार में आने के बाद, तो सिर्फ अफसोस सद अफसोस होता है। जो पाकिस्तान के मौजूदा हालात हैं या पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम के मुआशी हालात हैं, वो एक जुमले में आज आपके एक साथी ने बयान किया। जब सुबह मेरी मुलाकात हुई उनसे और मैंने कहा, भैया मिजाज कैसे हैं, ठीक हो, खैरियत से हो, तो वो बेचारा आदमी कहता है कि सर 138 रुपये का पेट्रोल हो गया है, आप बताएं मैं खैर से हो सकता हूँ? मेरे वालदैन, मेरे बीवी बच्चे खैर से हो सकते हैं? पेट्रोल, डीज़ल, बिजली, गैस, आटा, चावल, चीनी, टमाटर, दूध, कोई एक ऐसी चीज़ आप मुझे बताइए जो कि मौजूदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में रिलीफ मिला हो पाकिस्तान की आवाम को, आप लोगों को। इसका जवाब है सिफ़र। वो लोग जो मेरिट की बात करते थे, वो लोग जो शफाफियत की बात करते थे, गरीब की बात करते थे, गुर्बत मिटाने की बात करते थे, 50 लाख नौकरी, 50 लाख घर, 1 करोड़ नौकरियों की बात करते थे, कहते थे कि मेरे पास एक टीम है एक्सपर्ट्स की जो कि आएगी और इनकलाब आ जाएगा। वो कहते थे कि इमरान आएगा, इनकलाब लाएगा, इमरान आएगा, जो बाहर 200 अरब डॉलर पड़े हैं वो वापस आ जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आप जब वफाकी हुकूमत से बात करें तो वो कहते हैं कि माजी की हुकूमतें गलत थीं, आवाम दुश्मन थी, उनकी गलत पॉलिसीज़ की वजह से पाकिस्तान तरक्की नहीं कर पाया। अब तो इमरान ख़ान साहब की हुकूमत है, इमरान ख़ान साहब का इक़्तिदार है, एक बड़ी तजुर्बाकार टीम के साथ इक़्तिदार है उनका, लेकिन उसके बावजूद किसी एक इशू पर आप मुझे बता दीजिए कि रिलीफ मिल रही हो। जवाब है सिफ़र। और माजी में आपको इस तरह की मिसाल नहीं मिलती। माजी में ऐसा होता था कि ओगरा कहती थी, सिफारिश देती थी कि 3 रुपये पेट्रोल की कीमतों में इजाफ़ा कर दिया जाए, तो वज़ीर आज़म कहते थे कि चलो 3 रुपये नहीं 2 रुपये कर दो, 1.5 रुपये कर दो। अब माशाल्लाह ओगरा कहती है 5 रुपये इजाफ़ा हो जाता है 10 रुपये का। ये कहाँ का इंसाफ है? ये कहाँ की कॉम्पिटेंट टीम है? ये कौन लोग हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम का इस्तेहसाल चाहते? वादा इंसाफ का था, डिलीवरेंस इस्तेहसाल की है, और ये है पाकिस्तान तहरीके इस्तेहसाल। मैं बहैसियत शहरी के, बहैसियत अदना सा सियासी कारकुन के, ये कल जो वफाकी हुकूमत ने, इमरान ख़ान साहब की वफाकी हुकूमत ने जो पेट्रोल का बम सारी कौम के ऊपर गिराया है, इसकी मज़म्मत करना चाहता हूँ।
और फौरी तौर पर मुतालबा करना चाहता हूँ कि ये जो इजाफ़ा है इसको कलादम करार दिया जाए, इसको विड्रॉ किया जाए। 10 रुपये 49 पैसे पेट्रोल की कीमतों में, 12 रुपये 44 पैसे डीज़ल की कीमतों में। और आप सब जानते हैं जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है, डीज़ल की कीमत बढ़ती है, तो एक एक चीज़ की कीमत में इजाफ़ा होता है। और इस वक्त पाकिस्तान का 2 मसले, बल्कि एक है इमरान, दूसरी महंगाई। और मैं समझता हूँ इस वक्त अगर आप एक आम आदमी से पूछेंगे तो इमरान खान और महंगाई लाजिम और मलजूम हो गए, क्योंकि इनके अपने जो मकासद हैं उन मकासद का पाकिस्तान के आम आदमी से कोई लेना देना नहीं है। इनके मकासद हैं अपनी ATMs, इनके मकासद हैं इनके ज़ाती मफाद। एक आम आदमी, एक गरीब आदमी के साथ क्या तकलीफ़ हो रही है, क्या परेशानी हो रही है, उनसे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं पेट्रोल डीज़ल के साथ साथ जो बिजली की कीमतों में इजाफ़ा किया गया है, तकरीबन 2 रुपये फ़ी यूनिट कल, मैं इमरान खान साहब से और उनके काबिल वज़रा से, तर्जुमानों से पूछना चाहूँगा कि इस इजाफ़े के बाद जो महंगाई का तूफ़ान मुल्क भर में बरपा होगा, उसकी ज़िम्मेदारी किसके ऊपर जाएगी? ये जो 2 रुपये फ़ी यूनिट इजाफ़ा किया है, मैं किसी मुआशी एक्सपर्ट के साथ बैठा था, उसने बताया इसका इम्पैक्ट एक आम आदमी को, जो गरीब आदमी है, जो बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहा है, तकरीबन 600 से 700 रुपये उसके बिल में इजाफ़ा होगा माहाना। 600 से 700 रुपये। ये 10 रुपये, 10.5 रुपये जो पेट्रोल और 12 रुपये डीज़ल की कीमतों में इजाफ़ा किया है, इससे माहाना एक आम आदमी जो कि मोटरसाइकिल इस्तेमाल करता है, जो बस में घूमता है, वो एक महंगाई के तूफ़ान में ऑलरेडी फंसा हुआ था, वो तूफ़ान और मजबूत होगा, उसकी परेशानियों में और इजाफ़ा होगा। मैं पूछना चाहूँगा, खान साहब आपने कहा था कि मेरा जिहाद करप्शन के ख़िलाफ़ है, कि चूँकि जब हुकूमतें करप्ट होती हैं तो महंगाई होती है, इदारे तबाह हो जाते हैं। तो अभी तो बड़े काबिल, शफ़ाफ, ईमानदार तरीके से आप हुकूमत को चला रहे हैं, तो ऐसा क्यों है कि पाकिस्तान में इस वक्त, पूरे पाकिस्तान में महंगाई का तूफ़ान है, बेरोज़गारी है, गुर्बत है, अफलास है, इन्फ्लेशन इस वक्त आपका, मेरा, हर आदमी का सबसे बड़ा इशू है। कहाँ गई आपकी वो टीम? आप बार बार मुआशी तरक्की की मिसालें देते हैं। अगर खान साहब, मेरे वज़ीर आज़म, मेरे कप्तान, अगर पाकिस्तान की मईशत इतनी मजबूत है अभी, अगर मुआशी एतबार से मुल्क तरक्की कर रहा है, तो महंगाई क्यों हो रही है? गुर्बत क्यों बढ़ रही है? बेरोज़गारी क्यों बढ़ रही है? अगर आपने मुआशी एतबार से चीज़ों को सही सिमत में गामज़न कर दिया है, तो आप बार बार ये महंगाई का बम क्यों गिरा रहे हैं? आप रिलीफ क्यों नहीं देते पाकिस्तान की आवाम को? एक्सपोर्ट के नंबर्स कोट करते हैं, कभी इंपोर्ट्स की बात की है इन्होंने कि इंपोर्ट्स में पाकिस्तान की क्या पोजीशन है इस वक्त? किस तरीके से पाकिस्तान का बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट, जो कि उन्होंने आर्टिफिशियल अंदाज से 2 सालों में आर्टिफिशियल अंदाज से
कम किया हुआ था, वो कमी का नतीजा आपने देख लिया कि एक बार फिर वो जिन आप पे से बाहर हो गया है। मैं पिछले दिनों सुन रहा था और किसी ने कहा कि खान साहब के दौर में कपास की बम्पर क्रॉप हुई है। मैं उनको बताना चाहूँगा 2011 में जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, हम तो बुरे लोग हैं, तो पाकिस्तान की उस वक्त कपास की जो पैदावार थी वो 15 मिलियन बेल थी, जो इनके दौरे हुकूमत में पिछले साल गिर के 5 मिलियन बेल पर आ गई, जिसकी वजह से पाकिस्तान को तकरीबन अरबों डॉलर की कपास को इंपोर्ट करना पड़ा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कपास आपकी मेजर एक्सपोर्ट टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, कपास उसका बेसिक रॉ मटेरियल है। पाकिस्तान कपास में खुद मुख्तार होता था। आपकी गलत पॉलिसीज़ की वजह से आपने अपने किसानों का इस्तेहसाल किया, आपने किसानों को रिलीफ नहीं दी। नतीजा क्या हुआ कि आपकी कपास की जो पैदावार थी वो गिर के 5 मिलियन बेल पर आ गई। इस साल वो 5 से बढ़कर 8 मिलियन बेल हुई, तो आपने कहा वाह 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 वाह, खान छा गया। मवाजना करना है तो अपने पिछले 3 साल के इक़्तिदार से ना करो। मवाजना करना है तो 10 साल पुरानी बात करो। ये आज कहते हैं कि हमने पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को रिकॉर्ड सतह पे 27 अरब डॉलर पे ले गए। 2012-2013 में हमारी हुकूमत में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत में, आसिफ जरदारी साहब की हुकूमत में पाकिस्तान की एक्सपोर्ट 26 अरब डॉलर पे थी, हम लेकर गए थे। आज 9 साल बाद रुपए को 100 रुपए से 175 पर ले जाने के बाद 75% अपनी करेंसी को डीवैल्यू करने के बाद आप कहते हैं कि हमने अपनी एक्सपोर्ट को 27 अरब डॉलर पर ले गए। आपको अंदाज़ा नहीं है कि आपने जो करेंसी को डीवैल्यू किया है अपने पिछले 3 सालों में, उस डीवैल्यूएशन का क्या नुकसान एक आम आदमी को हो रहा है। ये जो बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट का इतना बड़ा प्रॉब्लम हुआ है, इस वजह से हो रहा है ये। अगर आपने अपने किसान को रिलीफ दी होती, अगर आपने अपने किसान को लुक आफ्टर किया होता, तो जिस तरह हमारे दौरे हुकूमत में पाकिस्तान वीट इंपोर्ट से वीट एक्सपोर्टिंग कंट्री बन गया था। आपको याद होगा परवेज़ मुशर्रफ साहब के इक़्तिदार के बाद जब हम आए थे तो परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में पाकिस्तान गंदम को इंपोर्ट करता था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किसान दोस्त पॉलिसी लेकर आए। नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान 2010-2011 में उसने गंदम को एक्सपोर्ट करने की पोजीशन में आया। कपास, मैंने आपको बताया, रिकॉर्ड सतह पर हमारी पैदावार थी। चीनी की सिचुएशन हमारी डिफरेंट थी। आज आपकी गलत पॉलिसीज़ की वजह से किसान रो रहा है, मज़दूर रो रहा है, मेहनत कश रो रहा है, सहाफ़ी रो रहा है। पाकिस्तान का हर इदारा इस वक्त मायूस है। सरापा एहतजाज है आपकी वजह से। आपके हुकूमत में आटे की कीमतें हों, चीनी की कीमतें हों, अद्वियात की कीमतें हों, बिजली की कीमत हो, पेट्रोल की कीमत हो, गैस की कीमत हो, टमाटर की कीमत हो, अदरक लहसुन की कीमत हो, दालों की कीमत हो, कोई एक चीज़ आप मुझे बता दीजिए जिसकी कीमत में कमी आई हो। खान साहब, अपनी तख़य्युलाती दुनिया से बाहर निकलिए। आप जो बड़ी बड़ी बातें ऑपोजिशन में बैठकर करते थे, या आपके जो सुकरात बुकरात बड़ी बड़ी बातें करते थे, आपके अरस्तु जो बातें करते थे, उनमें से कोई एक वादा आपने वफ़ा नहीं किया। आखिर में सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि वादा अगर वफ़ा किया तो एक ही वादा वफ़ा किया, और वो वादा था, वो ऐलान था कि मैं चीखें निकालूँगा। वो उन्होंने 22 करोड़ आवाम की चीखें इस वक्त निकाल दी हैं। खुदारा
अपनी बातों में नहीं, अपने काम में एहसास पैदा करें। अपने ऐलानात में नहीं, अपने आमाल में एहसास पैदा करें। अगर एहसास होगा तो एक आम आदमी को रिलीफ मिल पाएगी। अदरवाइज़ आप देख सकते हैं कि अमीर हो, गरीब हो, मज़दूर हो, किसान हो, मेहनत कश हो, कोई शख्स हो, इस वक्त वो सिर्फ मायूस नज़र आता है आपकी हुकूमत से, आपके इक़्तिदार से। बहुत शुक्रिया। सब बताएंगे। आवाम को रिलीफ तब मिलेगा जब इमरान खान घर जाएगा। मैं समझता हूँ ये चीज़ अब आया हो चुकी है। अकरम बलोच साहब, आप मुझे बताइए, जिस आदमी ने इतने सुहाने ख्वाब दिखाए थे, इतनी बड़ी बड़ी बातें की थी, ऐसे ऐसे ऐलानात किए थे, उन ऐलानात के बेसिस पर वो सेलेक्ट हो गया ना। लोगों ने कहा हाँ यार ये फला काम हो जाएगा। वो अवाम सरापा एहतजाज है और अपोजिशन, बिलखुसूस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपको सड़कों पर नज़र आ रही है। आपने पिछले दिनों देखा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पंजाब के अंदर, जहाँ कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब ख़त्म हो गई है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले अवामी इशूज़ के ऊपर बाहर निकले। अपनी बेल कराने के लिए, अपने केसेस को ख़त्म कराने के लिए नहीं निकले, अवामी इशूज़ पर बात करने के लिए निकले। सिंध भर के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तंजीम ने सिंध की आवाम के साथ बिजली हो, गैस हो, महंगाई हो, उसके ऊपर एहतजाज किया। और कल बाग़े जिना में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक फ़कीदुल मिसाल इज्तिमा करने जा रही है और उस इज्तिमा का महवर क्या होगा? वो पाकिस्तान की आवाम होगी, पाकिस्तान के अवाम के इशूज़ होंगे। ये जो महंगाई का तूफ़ान पाकिस्तान की आवाम को जिसने जकड़ा हुआ है इमरान खान साहब की हुकूमत की वजह से, वो महवर होगा। और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब आवाम से मुखातिब होकर आवाम की वकालत करेंगे और इंशाअल्लाह इस आवाम के बेस के ऊपर, इससे बुरे बुरे वक्त पाकिस्तान की आवाम ने देखे हैं, लेकिन आपने देखा कि ये कौम खड़ी हुई, इसी लीडरशिप ने इस कौम को खड़ा किया। इंशाअल्लाह इन लोगों से, नाकाम निकम्मे हुक्मरानों से, जिनको ना मईशत का पता है, ना तारीख़ का पता है और ना इंसानियत का पता है, इनसे छुटकारा हासिल करेंगे। ये करके आपको जो फुल टॉस दिया है महंगाई वाला, अगर कल का जलसा आप बादी जिना के बजाय सड़कों पे करना कर रहे हैं, मेरे ख्याल में आवाम जो चाह रही है कि वो रोड पर आए, ये अच्छा मौका है उनको के लिए। वरना तो जो इल्ज़ाम लगाती मरीम के नाम सरकारी भाई भाई ऐसा तो नहीं है कि आप उसी ऐड कर रहे हैं। मेरा सवाल ये है, गवर्नर सर ने बताया हो जाए शहादत कराची, आप मालूमात क्या कहती है? ये सवाल लिखिए। मैंने कहा दूसरा सवाल 10 सही करके उनका ये भी कहना है कि जो इनके कंट्रोल करने का मैकेनिज्म है वो सूबाई हुकूमतों के पास है। महंगाई नोटिफिकेशन से हो जाए, उसको कंट्रोल करना सूबाई हुकूमत की होनी चाहिए। क्या कहते हैं? अच्छा, मैं समझता हूँ गवर्नर साहब तारीख़ से भी बहुत दूर हैं, मुआशी समझ-बूझ से भी बहुत दूर है, जिसका अमली मुज़ाहरा आज उन्होंने कर दिया। ये लोग तस्वीरों से बाहर नहीं आते हैं, इनका प्रॉब्लम बस ये है। आप इनसे तस्वीर खिंचवा लें, ट्विटर पे बात करवा लें, फेसबुक पे बात करा लें, बस यही कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। अब मैं बताइए, आप मुझे पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म ख़ान लियाक़त अली ख़ान, बच्चे बच्चे से आप पूछेंगे तो आपको बताएगा कि उनकी शहादत रावलपिंडी में हुई, 1951 में हुई। वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे उस ज़माने में।
सिर्फ तदफीन होने का मतलब ये नहीं है कि वो शहादत भी यही हुई थी। हाँ, कराची में उनकी तदफीन की गई, कराची में उनका घर था, ख़ानदान था, उनके लोग थे। तो अनफॉर्चुनेटली पढ़ाई लिखाई आपको पता है, और ऐसे पता नहीं कितनी और चीज़ें गवर्नर साहब करते रहे। इसीलिए मैं कहता हूँ कुछ सोच समझ के 18वीं आईनी तरमीम में कहा गया था कि गवर्नर साहब को सियासी चीज़ों से दूर रहना चाहिए, लेकिन मैं समझता हूँ मौजूदा सिचुएशन में तो उनको सियासी के साथ साथ तारीख़ी चीज़ों से भी दूर रहना चाहिए। दूसरी बात जो आपने मुआशी की, आप दोनों ने, आप किसी शख्स के हाथ पैर बांध दें और उसको समंदर में फेंक दें और कहें भाई तैर के बाहर निकल आओ, वो कैसे तैरेगा? पेट्रोल की कीमत आप बढ़ाएं, डीज़ल की कीमत आप बढ़ाएं, फर्टिलाइज़र की कीमत आप बढ़ाएं, यूरिया की कीमत आप बढ़ाएं, गैस की कीमत आप बढ़ाएं, और फिर आप कहें कि यार मुराद अली शाह जो है ना, आटे की कीमत कंट्रोल नहीं कर पा रहा, यार वो मुकेश चावला जो है ना, वो चीनी की कीमत कंट्रोल नहीं कर पा रहा। चले हम नहीं कर पा रहे तो इमरान खान साहब तो बहुत ही ज़बरदस्त आदमी है ना, वर्ल्ड कप जितवाया था उन्होंने, वर्ल्ड कप जितवाया था उन्होंने, तो वो इस्लामाबाद में क्यों कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं कीमतें? शेख रशीद साहब पिंडी में क्यों कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं? बोजदार साहब लाहौर में क्यों कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं? मुल्तान में शाह महमूद कुरैशी साहब क्यों नहीं कर पा रहे हैं? खैबर पख्तूनख्वा में, पेशावर में महमूद खान साहब क्यों कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं? ये शो करता है कि इसका ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट है। अगर ऊपर वाले लोग गैर संजीदा हैं, नाकाम हैं, निकम्मे हैं, उनको पता ही नहीं है चीज़ों का, तो उस तरह की बातें होंगी। आप पेट्रोल की कीमतें कम करें, आप बिजली की कीमतें कम करें, ऑटोमेटिक कमी आनी शुरू होगी। और आज मैं एक और चीज़ की निशानदेही करना चाहूँगा। वज़ीर आला सिंध ने कल पार्लियामेंट को एक ख़त अरसाल किया है। हम सरापा एहतजाज हैं, मुश्तरका मफादात काउंसिल में वफाकी हुकूमत ने एक मुतनाज़ा फ़ैसला किया है जिसके तहत ऑल्टरनेट एनर्जी पॉलिसी को अमेंड किया गया है, जिसके तहत विंड और सोलर के जो सस्ते प्रोजेक्ट्स हैं, यानी कि शमसी तवानाई और हवा से जो रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट्स हैं, जो कि सबसे सस्ते तरीन और इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स हैं, उनका इफ़ेक्टिवली पाकिस्तान में नए प्रोजेक्ट्स का कलाकमा कर दिया गया है। वज़ीर आला सिंध ने मुश्तरका मफादात काउंसिल के इजलास में अपना डिसेंट रिकॉर्ड किया था और हमने अपना आइनी हक इस्तेमाल करते हुए वो अवामी इशू स्पीकर साहब को, कौमी असम्बली को भेज दिया है ताकि उसके ऊपर वो जल्दी सेशन मुनक्किद करके फ़ैसला करें। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर इस तरह की यकतरफ़ा फ़ैसले ना करें, जो शमसी तवानाई और हवा के प्रोजेक्ट्स हैं बिजली के, उनको बड़े पैमाने पर पाकिस्तान भर में आप चलने दें, तो पाकिस्तान के आम आदमी को सस्ती बिजली मिल पाएगी। लेकिन इन लोगों का इंटरेस्ट ये नहीं है, इन लोगों का इंटरेस्ट सर्कुलर डेट है, इनका इंटरेस्ट ज़ाती ATMs को फ़ौक़ियत देना है, जिसकी वजह से ये गलत मुतनाज़ा फ़ैसले बार बार करते हैं। और इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, खाबर भाई, सड़कों पर है। पंजाब हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, बलूचिस्तान हो, सूबाई सिंध हो, सड़कों पर है। और कल आप देखेंगे कि किस तरीके से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की कॉल के ऊपर पाकिस्तान का एक आम आदमी अपने घरों से बाहर निकलेगा। हम नहीं चाहते कि सड़कें चौक हों, ताकि मौजूदा महंगाई की सिचुएशन में लोगों की तकलीफ़ में इजाफा नहीं करना चाहते। इसलिए हमने बाग़ जिना का इंतखाब किया है कि लोग आएँ और अपने एहतजाज को इस मौजूदा अवाम दुश्मन हुकूमत के ख़िलाफ़ रिकॉर्ड करा सकें। एक ये करके फिर इंटरव्यू की कहानी शुरू हो गई है। उनका अहम तरीन मामला है, पूरी दुनिया में जो है जानकारी हो रही है, मजाक बन रहा है। कभी माजी में ऐसा नहीं हुआ कि DGI के लिए इंटरव्यू कॉल करें प्राइम मिनिस्टर। आप फरमाइएगा हुकूमत से नुमाइंदगी करते हैं, किस तरह देखिए अपने इस मसले को? क्या मजाक हो रहा है? हर मामले में प्राइम मिनिस्टर वफाकी हुकूमत मजाक बनवा रही मुल्क का। इस मसले पर आप क्या कहते हैं? आपने खुद ही अपने सवाल में जवाब दे दिया कि वफाकी हुकूमत ने हर चीज़ में मजाक ही किया हुआ है। कौम के साथ भी मजाक कर रहे हैं, इदारों के साथ भी मजाक कर रहे हैं।
ये गैर संजीदा लोग हैं, इनको पता नहीं चीज़ों का। जिस हुकूमत को लियाकत अली ख़ान साहब की जाए पैदाइश का ना पता हो, जाए शहादत का ना पता हो, जाए शहादत की तो पैदाइश का तो फिर पता ही नहीं होगा उनको मेरे ख्याल में, तो उस हुकूमत से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये बहुत ही गैर संजीदा लोग हैं। इन्होंने हर जगह हर इशू के ऊपर पाकिस्तान की जगहसाई कराई है। मतलब मुझे आप ये बताइए कि मुझे तो ये हैरत होती है कि वो एक ही चीज़ पे अटके हुए हैं कि मुझे फ़ोन नहीं आया, फ़ोन कॉल की इंतज़ार है। अब ये इन लोगों का लेवल है। मैं समझता हूँ इनको व्हाट्सएप फ़ोन कॉल से बाहर निकलना चाहिए। ये जो अवामी इशूज़ हैं, देखिए मैं एक आम आदमी को जिस वक्त तकलीफ़ परेशानियाँ दरपेश हैं, मैं उसकी निशानदेही करना चाहता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि इमरान खान साहब, आपकी हुकूमत बुरी तरीके से फ़ेल हुई है आवाम को रिलीफ देने में। खुदारा अपनी बातों में नहीं, अपने काम में एहसास पैदा कीजिए। मैं मैं ज़ाती तौर पर भी और बहैसियत तर्जुमान या मुशीर वज़ीर आला सिंध के अपने शुहदा के साथ खड़ा हुआ हूँ। मैं समझता हूँ कि आपको उन लोगों को जो अपनी जानें कुर्बान करते हैं आपकी हिफाजत के लिए, मेरी हिफाजत के लिए, उनके ख़ानदान की किफ़ालत के लिए, उनके ख़ानदान को, उनके वुरसा को लुक आफ्टर करने के लिए अगर कोई चीज़ करनी पड़े तो हुकूमत सिंध भी उसमें पेश होगी और सिंध की आवाम भी उसमें पेश होगी। आपने सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले का हवाला दिया। सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला ये कहता है कि पब्लिक पर्पस के लिए सिंध हुकूमत ज़मीन अलॉट कर सकती है। और मैं समझता हूँ कि आप अपनी लॉ इन्फोर्समेंट के एस्पेक्ट को लुक आफ्टर करने के लिए अगर आप चीज़ करेंगे वो पब्लिक पर्पस के एम्बिट में आता है। सिंध हुकूमत ने बहुत सारी इस तरह की ज़मीनें जो कि पब्लिक पर्पस में आती हैं वो की हैं, और उसी एस्पेक्ट में एडवोकेट जनरल सिंध ने भी अपना ओपिनियन काबीना के सामने दिया था, मैंने भी अपना ओपिनियन दिया था, और पूरी काबीना का ये व्यू है कि हमें अपनी जो लोग अपने आज को हमारे कल के लिए, हमारे बच्चों के लिए कुर्बान करते हैं, हमें उनके साथ खड़ा होना चाहिए, हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ ये कोई नाजायज़ चीज़ नहीं है, जायज़ चीज़ है और कानून के मुताबिक ये चीज़ की जा रही है। आप नस्ला टावर की बात करते हैं, आप कमिश्नर डीसी की बात करते हैं, आप गुलजार साहब की बात करें ना। ये फ़ैसला कमिश्नर का तो नहीं है, ये फ़ैसला तो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का है, सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है। तो नेचुरली एक सरकारी अफसर को अदालत के अहकामात को फॉलो तो करना होता है। उस फैसले से आप इत्तेफाक ना करें, उस पर आपका पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है कि आप समझते हैं ये फ़ैसला शायद गलत हो, लेकिन अदालतों का एहतराम तो हम सब के ऊपर वाजिब है। अगर अदालती फ़ैसला है उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए कमिश्नर साहब हो, डीसी साहब हो, आपको हुक्म आएगा आप भी उसको फॉलो करेंगे, बट सरकारी अफसरान के लिए ये लाजमी होता है। तो अदालती हुक्म की बुनियाद पर ये तमाम चीज़ें की जा रही हैं, ये हुकूमत सिंध का फ़ैसला नहीं है। हमने तो ये बार बार कहा है कि ये जो लोग जहाँ जहाँ बसते हैं, जहाँ लोगों के घर हैं, उसमें कोई ना कोई रास्ता निकालने की ज़रूरत है। अगर उनको रेगुलराइज़ किया जा सकता है, जिस तरह आपने पंजाब में 400 सोसाइटीज़ को रेगुलराइज़ किया, बनी गाला को रेगुलराइज़ किया, 1 कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू की बिल्डिंग को रेगुलराइज़ किया, तो नस्ला टावर हो, गुज्जर नाले, महमूदाबाद नाला, औरंगी टाउन नाला, या और जगहों पे जो लोग अब मकीन हैं, जिन्होंने अपनी जमा पूंजी लगा दी है, अगर उनके लिए कोई रास्ता निकाला जा सकता है तो मैं समझता हूँ वो रास्ता निकलना चाहिए।
वो पाकिस्तान के शहरी हैं, वो हमारे अपने लोग हैं। हमें इस मुश्किल वक्त में उनको बेघर नहीं करना चाहिए, उन्हें हमें अपने गले से लगा के उनके मसाइल को हल करना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन। बुरी नज़र, हसद, तो हमारा दीन भी उसके बारे में बात करते, तो इसलिए मेरी बेटी ने मुझे तोहफ़ा दिया था, तो इसलिए मैं ये पहनता हूँ। ईवल आई इसमें लगी हुई है, बुरी नज़र तो लगती है, और सूरह फलक, सूरह नास में पढ़ता रहता हूँ ताकि अल्लाह ताला भी मेरी भी हिफाजत करे, आप तमाम दोस्तों की भी, आपके घर वालों की भी हिफाजत फरमाए। इससे पहले अवामी नहीं थे। मैं सवाल का जवाब देता हूँ। मैं सवाल का जवाब देता हूँ। अकरम बलोच साहब, मलीर एक्सप्रेस वे कराची शहर के लिए, सारे सूबे सिंध के लिए और सारे पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर होगा। और उसकी वजह यह है कि आपका ट्रैफिक, जो कि वफाकी हुकूमत, चूँकि लियारी एक्सप्रेस वे पे उस हेवी ट्रैफिक को चढ़ने नहीं देती है, उनकी गलत पॉलिसी की वजह से वो सारा ट्रैफिक आपके शहर से होता हुआ सुपर हाईवे जाता है, M9 जाता है। तो जब मलीर एक्सप्रेस वे बनेगा तो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि वो जो हैवी ट्रैफिक है वो शहर के बाहर से निकल जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, आज यहाँ फ्रेयर हॉल से मुझे मलीर पहुँचने में रश आवर्स में एट टाइम्स 1.5-2 घंटे भी लग जाते हैं, लेकिन मैं जब मलीर एक्सप्रेस वे के ज़रिए जाऊँगा तो 10 से 12 मिनट में मैं कायदाबाद पहुँचूँगा। इसका फ़ायदा जो है ना, वो मेरे शहर कराची को होगा, मेरे मलीर को होगा, मेरे सिंध को होगा, मेरे पाकिस्तान को होगा। अब वजह क्या है? आपको पता है कि पिंडी में रिंग रोड के रूट को चेंज किया गया तो नैब की इंक्वायरी स्टार्ट हो गई उन अफसरान के ख़िलाफ़ कि आपने रूट क्यों चेंज किया। तो आप चाहते हैं कि हम लोग तो वैसे ही इंक्वायरियों की जद में एक और इंक्वायरी स्टार्ट कर दी जाए, नंबर 1। नंबर 2, अकरम बलोच साहब, एक प्रोजेक्ट को कंसीव किया जाता है, उसका तखमीना लगाया जाता है और तखमीने के बाद उसकी टेंडरिंग होती है। तो मिसाल के तौर पे ये चीज़ ख़रीदनी है, ये तखमीना लग गया 100 रुपये इसका, वो 100 रुपये पे टेंडरिंग हो गई। अब अगर आप कहेंगे मुझे ये टिशू पेपर नहीं चाहिए और ये सैनिटाइज़र नहीं चाहिए, मुझे कोई और चीज़ चाहिए, तो उसका सिर्फ रेट तब्दील नहीं होगा, उसका टेंडरिंग का प्रोसेस भी ख़त्म हो जाएगा। यानी कि आप चाहते हैं कि वो साल, 1.5 साल, 2 साल में जो एक टेंडरिंग प्रोसेस कंप्लीट करके एक प्रोजेक्ट को फाइनलाइज़ किया गया जिसका फ़ायदा मेरे पाकिस्तान को है, मेरे कराची को है, मेरे मलीर को है, मेरे सिंध को है, मैं उस प्रोजेक्ट को रोक दूँ। तो मैं समझता हूँ कि हम सबको लार्जर पर्सपेक्टिव देखने की ज़रूरत है, और मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा फ़ायदा इस प्रोजेक्ट का इंशाअल्लाह मलीर की आवाम को होगा, क्योंकि वो आसानी से अपने घर पहुँच पाएंगे, और जो मलीर की प्रॉपर्टी है, जो उनकी जायदाद है, उसकी कीमतों में जो इजाफा होगा उसका फ़ायदा मेरे मलीर के भाइयों बहनों को, बच्चों को का बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। क्यों नहीं, मेरी बात सुनिए अकरम बलोच साहब, परसों मेरे ख्याल में लैंड एक्विजिशन का जो तरीक़ेकार है उसका नोटिफिकेशन हो चुका है। तो जिस शख्स की ज़मीन इसके अंदर आएगी, मुतासिर होगी, वो कानून के मुताबिक उसको कॉम्पनसेशन लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत हुकूमत को देना है, सरकार को देना है, वो सरकार देगी। मलीर वाले हमारे अपने हैं भाई, ये पूरा शहर हमारा है, ये सूबा हमारा है। पीपल्स पार्टी कभी ज़ातियात की सियासत नहीं करती है, वो इंसानियत की सियासत करती है, खिदमत की सियासत करती है। तो जिस ज़िले में मेरे लोग बसते हैं, जिस शहर में, जिस सूबे में मेरे सपोर्टर बसते हैं, उनका इंटरेस्ट पैरामाउंट रखना तो मेरी अव्वलीन तरजीह है, मेरी ज़िम्मेदारी, और इंशाअल्लाह वो करके देंगे। आप
अगर कहते हैं अखंड पार्टी तो वो मौजूद है और कब्जा गिन भी कह सकते हैं, क्योंकि बदले में कब्जा आप चाहते हैं कि मैं उस दफ्तर में शिफ्ट हो जाऊं तो मैं शिफ्ट हो जाऊंगा, लेकिन देखिए मैंने हमेशा कहा है कि केएमसी अवामी खिदमत का इदारा है और सियासत में भी अवामी खिदमत होती है। तो अगर अवामी राब्ते का प्रोसेस उस दफ्तर से, उस बंगले से चल रहा है तो मैं समझता हूँ उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है। सईद गनी साहब बड़े एथिकली और प्रिंसिपली दुरुस्त आदमी है, वो गलत चीज़ नहीं करेंगे, वो भी आवाम की खिदमत करने की कोशिश करें। लेकिन मैं आपके सवाल को उनके सामने गोशगुजार कर दूंगा। मैं कहूँगा सईद भाई आपकी जगह मैं वहाँ पे बैठ जाता हूँ, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। जहाँ तक हाइड्रेंट वाली बात है वो रिपोर्ट मेरे पास आ गई, इंशाल्लाह रबीउल अव्वल जश्न ईद मिलादुन नबी हो जाए, उसके बाद मैं उसकी तफसीलात आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगा। हर जगह होने चाहिए, मैं तो हर जगह बैठता हूँ, हर जगह बैठता हूँ, मेरा अपना शहर है यार, फिक्र ना करें। आप लोगों का इसका मैं जवाब दूँ। प्रेस क्लब को ज़मीन इसी नाचीज़ की सिंध हुकूमत ने, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की सिंध हुकूमत ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने प्रेस क्लब नहीं मेरी बात वो आप प्रेस क्लब से बात करें। लेकिन जिस तरह हमारे सहाफ़ी हमारे लिए अहम है, उसी तरह हमारे जो वो लोग लॉ इन्फोर्समेंट से ताल्लुक़ रखते हैं वो भी हमारे लिए उतने ही अहम है।